देखिए दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर भी दे सकता है और एक वेक्टर भी दे सकता है। तो जब ये स्केलर देता है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जब ये वेक्टर देता है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आई? डॉट प्रोडक्ट sir. को, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, Yes, sir. नोटेशन समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. बढ़िया। अब आइए पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में आइए, सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए और बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, B. जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है तो हमेशा उनके टेल एक साथ होने चाहिए। अभी ये क्वेश्चन करिए, देखिए ए डॉट बी निकालना है, बताइए ए और बी के बीच में कितना एंगल है? है ना? मत पूछो, बताने बोल रहा हूँ, पूछने नहीं बोल रहा हूँ। कितना एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में जी? 60 degree. 60 डिग्री। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंगल 60 डिग्री रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस एंगल की बात होगी। अगर वेक्टर के बीच का एंगल लेना है तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। वेक्टर के बीच का एंगल लेना है तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में होती है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. +1। 1 वैल्यू कब होती है कॉस थीटा की? कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है बताइए? जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा? 0। 0. और कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? जब 180 होगा दोनों वेक्टर, यानी एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल जब होंगे। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो एंगल 0 बनेगा। पैरेलल माने ऐसे होता है, एंटी पैरेलल मतलब ऐसे होता है। ठीक है, Yes, sir. तो उस कंडीशन में आपका जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। तो कॉस थीटा अगर 1 और -1 के बीच में है तो डॉट प्रोडक्ट का रेंज क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना आ सकता है? अगर cos थीटा को -1 रखेंगे तो माइनस ए भी आएगा, cos थीटा को +1 रखेंगे तो प्लस ए भी आएगा। बोलिए सही है? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. चलिए बगल में इस पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखेंगे। ए डॉट बी इनमें से क्या नहीं हो सकता ये बताना है, बताइए। Sir, -28. -28 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट -21 और +21 के बीच में होगा। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट -21 और +21 के बीच में होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पहली प्रॉपर्टी क्या है बताओ? ए डॉट बी जो होगा उसको बी डॉट ए के बराबर भी लिख सकते हैं। Yes, इसको sir. कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? Commutative. इसका मतलब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, किसी को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो उससे फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। अब आइए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी प्लस माइनस सी। ए डॉट बी प्लस माइनस सी को आप डिस्ट्रीब्यूट करके ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ब्रैकेट को खोल सकते हैं। हाँ, जैसे ब्रैकेट आमतौर पे खुलता है उस तरह से। बोलिए ठीक है। Yes, sir. तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 5 नंबर प्रॉपर्टी। 5 नंबर प्रॉपर्टी कहता है वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब होता है वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्यों होता है खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट? स्क्वायर कभी वेक्टर नहीं हो सकता। स्क्वायर कैन नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ईस्ट स्क्वायर वेस्ट स्क्वायर तो नहीं होता ना। Yes, sir. जब हम कहते हैं किसी चीज का स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का स्क्वायर होने का क्या मतलब होता है बताइए आप मुझे। स्क्वायर होने का मतलब ये होता है कि खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? यही होता है ना मतलब स्क्वायर का ब्रॉडली। ठीक, तो अगर वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कौन सा मल्टीप्लीकेशन करेंगे बताइए जिसका रिजल्ट स्केलर आए? मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir. स्क्वायर करने का मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? खुद के साथ Dot डॉट product. प्रोडक्ट लेना होता है। स्क्वायर करने का मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो वेक्टर का स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, याद रहेगा? Yes, sir. अब दो वेक्टर के जोड़ को हमने क्या किया? स्क्वायर किया है। दो वेक्टर्स के जोड़ को हमने स्क्वायर किया है, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर?
क्योंकि अभी हमने किया कि वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो a प्लस माइनस b का मैग्नीट्यूड होता है कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है हमने, है ना। a प्लस माइनस b का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, रूट हट जाएगा। थीटा यहाँ दिखाता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। बोलिए समझ में आया। यस सर। उसी तरह अगर आपको एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर का होल स्क्वायर बोलेगा करने, तो आपको क्या करना होगा बताइए, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2 एम ए एन बी कॉस थीटा। देखिए अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो एम ए और एन बी के बीच में भी एंगल कितना बनेगा बताइए, थीटा ही बनेगा ना। अरे भैया एम ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा ना, और एन बी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो जो एंगल ए और बी के बीच में बनेगा वही एंगल एम ए और एन बी के बीच में भी बनेगा। अब इस पे एक सवाल दिया हुआ है, ये देखिए, पढ़िए पहले सवाल को, लाल रंग से लिखा हुआ है 3a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू 0। ए और बी और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी अल्फा है, तो एंगल बिटवीन सी एंड ए बीटा है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी गामा है। तो वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा गामा की, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो पहले चलिए अल्फा को सोचते हैं। अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको क्या करना होगा बताइए, जिनके बीच में एंगल अल्फा है उनको एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए। ऐसे दिख रहा है। पहला रिलेशन देखिए, बी और सी को एक तरफ ले जाइए, बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है ना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बताओ स्क्वायर करने के बाद, 9a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा दूसरी साइड 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2bc cos अल्फा। cos अल्फा क्यों, बी और सी के बीच का एंगल कितना लिया हमने, अल्फा। तो हाँ, तो 2b और सी के बीच में भी एंगल अल्फा होगा। ओके, बी और 2b का डायरेक्शन तो सेम ही होगा ना। यस सर। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए बी और सी की, अल्फा निकल जाएगा। देखिए निकाला हुआ cos अल्फा माइनस 1/3। अब एक आप लोग निकाल के दिखाइए, बीटा दिखाइए, रफ कॉपी खोलिए और ऐसे ही बीटा करके दिखाइए। चलिए, जे डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1। आई डॉट जे करेंगे तो कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। उसी तरह से जे और के का भी 0 आएगा और के डॉट आई भी 0 आएगा। 0। अगर दो वेक्टर हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में, एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस एजेड के, और बी दिया हुआ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बीजेड के, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें जितने भी मल्टीप्लीकेशन होंगे उसमें जितने आई डॉट वाई वाले होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, जे डॉट जे वाले सर्वाइव कर जाएंगे, के डॉट के वाले सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लेने के बाद कहीं आई जे के मत लिख लीजिएगा, मेडिकल वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स का। तो उस स्थिति में मल्टीप्लीकेशन करने पे याद रखिएगा ax मल्टीप्लाई होगा किससे, ay से, सॉरी bx से, और ay मल्टीप्लाई होगा किससे, by से, और az मल्टीप्लाई होगा bz से। इतना ही लिखना है, कोई आई जे के नहीं लिखना है, क्योंकि आई जे के वाला सारा टर्म जो होगा या तो 1 आ जाएगा या फिर उसकी जगह 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के बाद। बोलिए समझ में आ रहा है। चले, प्रोडक्ट दिख गया, समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया। यस सर। अब अगर आपको a डॉट b मिल गया, उसकी वैल्यू ax bx प्लस ay by प्लस az bz मिल गई, तो एंगल बिटवीन a डॉट b निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो भैया अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए, कि a और b का डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ab cos थीटा। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो cos थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए, a डॉट b का जो वैल्यू आया है उसको a और b से की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। वैल्यू से मतलब है मेरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर रिजॉल्व वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर होगा। उससे डिवाइड और डॉट प्रोडक्ट निकालने आप जान ही गए हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देता हूं, करके दिखाइए। नहीं समझे, एक लाल रंग का क्वेश्चन दिख रहा है नीचे। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है पहले, और उसके बाद एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है। कर पाएंगे, पहले तो डॉट प्रोडक्ट लेके बताइए कितना आया। हाँ भाई, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट। अब इसके जगह 1 आ गया आपके पास। अब बताएं a का मैग्नीट्यूड कितना है, यस सर।
तो ए का मैग्नीट्यूड 3 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड बताओ थोड़ा जल्दी। √3 ठीक है, आ गया सबका। अब ये Yes, ऊपर में sir. कितना आ गया बताओ, ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया इसके जगह 3 और इसके जगह आ गया √3। √3. सो फाइनल वैल्यू क्या होगी बताइए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की, cos थीटा कितना आ गया आपका 1/3 √3। अब सुनिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, cos इनवर्स 1√3 क्या आएगा आंसर 1/3 √3 राइट। Yes, sir. ये आपका आंसर होगा, आंसर अगले लेक्चर में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। अरे cos 90 पे ए बी cos थीटा cos 90 0 होता है ना। Yes, sir. तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट दिख रहा है इसको 0 कर दिए, सीधा सीधा, समझ गए। Yes, ax sir. bx plus ay by plus az bz 0 हो जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दिख रहा है, लाल वाला करके दिखाइए जल्दी। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो m की वैल्यू निकाल ली, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो क्या आएगा पहले ये बताओ, छोड़ दो 0 आएगा कि नहीं आएगा, फॉरगेट अबाउट दैट। अरे बेटा इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है 10. इसका कितना है 10. तो ax और bx दोनों mm हो गया तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, तो m² आएगा ना। 12. Yes, sir. चलो आगे का बताओ 3m. हाँ प्लस की माइनस, Minus. तब बोलना चाहिए, अगला बोलो 2. ठीक है, फैक्टराइजेशन होता है। Yes, sir. m का आंसर क्या है यहाँ से, एक 1 आएगा 2 आएगा, किसका किसका Yes, 3 आ रहा था बे? हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में फिजिक्स में कहाँ अप्लाई करते हैं, देखिए फिजिक्स में वहां अप्लाई करते हैं जहां दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर मिलता है, जहां दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से, एक सेकंड रुकिए, Scalar. जहां दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर है, Vector. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर है, Vector. और दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, वेक्टर की स्केलर है, स्केलर Scalar. है। तो डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहे अच्छी बात है, नहीं दिया रहे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, क्या करेंगे Final minus initial. पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं अनुष्का जी, चलिए अभी पता चल जाएगा, अगर नहीं जानती होंगी तो कोई बात नहीं। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, बाद में पावर पे करेंगे। नीचे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, Yes, sir. फोर्स वेक्टर दिख रहा है, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी तक किया गया, समझ में आ रही है बात। Yes, sir. तो पोजीशन वेक्टर बनाने का क्या तरीका है देखिए, समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन करेंगे, बैठ के सत्संग नहीं सुनेंगे, ठीक है, सत्संग का टाइम खत्म हुआ, क्वेश्चन करिए। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए मैडम ये करते हैं, जो x कंपोनेंट है उसमें i लगा दो, जो y कंपोनेंट है उसमें j लगा दो, z कंपोनेंट है उसमें k लगा दो, Comparator में K लगा दो. तो फाइनल पोजीशन कौन सा होगा यहाँ पे बताइए, b फाइनल B. पोजीशन है कि b फाइनल पोजीशन, बिल्कुल सही। तो b का फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखिए, a का लिखिए, दोनों को माइनस करिए, b माइनस a करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा, उससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, बोलिए हाँ, Yes, sir. और उसको फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, Okay, sir. करिए, देखिए आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, कम ऑन। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके नीचे वाले की बात कर रहा हूं। यहाँ 3 फोर्सेज हैं, तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालेंगे पहले, मतलब तीनों फोर्सेज को ऐड करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. जल्दी करो। 2i प्लस माइनस आई, ये हो गया i प्लस आई प्लस आई हो गया 2i, तो नेट फोर्स का x कंपोनेंट हो गया 2i। Yes, sir. j में देखिए 1 2 3 में से 1 गया, 2 बचेगा j में भी, k में देखिए -1 प्लस 1 खत्म, 2k तीनों में 2 2 बच रहा है, अरे बच रहा है कि नहीं बच रहा है, Yes, sir. सिंपल एडिशन करना है, एडिशन करने में 3 दिन ले रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, b में Yes, से sir. a जाएगा, 2 में से -1 होगा, 2 माइनस -1 हो जाएगा 3, Plus. 3i हो गया, 1 Yes. j और 1 - 2 -1k, अरे ठीक है। Yes, sir. सो व्हाट, अल्टीमेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आगे आंसर 6 जूल। Yes, sir. चलिए अब आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ाता हूं, ये खाली यहां देख के नहीं होगा, इसको सिखाना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है
और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक। और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल मान लेते हैं, मान लीजिए एंगल थीटा इनके बीच में, ठीक। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं बी के हेड से ए पे, सही है। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर जो यहां आके गिरेगा, एक सेकेंड, तो ये जो मैंने नीचे में हॉरिजॉन्टली एरो बनाया है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये जो x की लेंथ आएगी किसके बराबर आएगी बताइए, B cos theta. बताइए y की लेंथ किसके बराबर आएगी, इसको बताने में फिर 3 दिन, बेसिक मैथमेटिक्स में अगर 4 साल लग जाए तो हो गई तैयारी भाई, b sin थीटा, ठीक है। अभी जो b cos थीटा लिखा है इसको हम लोग b पैरेलल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसको, B parallel. और y को हम लोग लिखते हैं b परपेंडिकुलर, तो मैं उसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं b पैरेलल और इसको लिख रहा हूं b परपेंडिकुलर, b पैरेलल b परपेंडिकुलर। व्हाट इज b परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज b पैरेलल, b पैरेलल का मतलब है कंपोनेंट कह लीजिए या फिर प्रोजेक्शन कह लीजिए ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, बोलिए हाँ या ना, ये बी का ए के ऊपर छाया या प्रोजेक्शन है, अरे बोलोगे, Yes, sir. शैडो, एक लाइन में अगर समझाना हो तो शैडो ही बोलेंगे, उसी ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, करेक्ट, Yes, इतना sir. समझ में आया। चलिए अब आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, इज इट ए बी कॉस थीटा, Yes, sir. सो कैन आई से माई बी पैरेलल और बी कॉस थीटा is a dot b upon magnitude of b, sorry, magnitude of a, a को इधर भेज दो, तो b पैरेलल की लेंथ निकालनी है तो a डॉट b बाई a करना पड़ेगा आपको, बोलिए समझ में आया, Yes, sir. अरे आया कि नहीं आया, अब आ जाओ, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, अगर आपका ऑप्शन एक नंबर के फॉर्म में दिया हुआ कोई वरी नहीं है, तब तो ऊपर वाला काम कर दीजिए, अगर ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो इसको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, बताइए ये जो b पैरेलल है इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, a की तरफ, तो इसको a के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A unit vector. अब बताएं, बी पैरेलल की लेंथ आप ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, ए डॉट बी बाई ए करके निकाल चुकी है ना, Yes, sir. ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, Yes. तो ये इसका वेक्टर फॉर्म का आंसर होगा, कौन से फॉर्म का आंसर होगा, वेक्टर फॉर्म, ठीक। आइए थोड़ा अभ्यास करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ले लेते हैं कि ए वेक्टर है 4i प्लस 3j और मान लें कि बी वेक्टर है आपका i माइनस जे, साधारण सा वेक्टर लेते हैं छोटा छोटा, चलिए बताइए मन में करके बताइए बी पैरेलल का लेंथ कितना हुआ पाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड 5, 1/5, इज इट क्लियर, 1/5 आ गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1/5, ए वेक्टर कितना है 4i प्लस 3j और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना आ गया फाइनल आंसर, 4 प्लस 3j 4i प्लस 3j होल डिवाइडेड बाई 25, बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत, एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट निकालना स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में बता दिया, अरे बोलो, अब अगर तुमको बी परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड बी परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से सुनो, बी परपेंडिकुलर निकालने के लिए यहां दो बातों को ध्यान से सुनो, पहला बी पैरेलल वेक्टर और बी परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों का जो जोड़ है वो बी वेक्टर ही है ना, कुछ और तो नहीं है,
अरे यही है ना। तो बताओ अगर बी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे उसको? बी माइनस बी पैरेलल। बी वेक्टर आपको पता है कि नहीं पता है? बी पैरेलल आपको पता है कि नहीं पता है? तो आप बी परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ बी परपेंडिकुलर, चलिए हम लोग निकालते हैं अभी इसी सवाल में। रुको, चुप रहो, अभी सुनो ध्यान से। चलो बी वेक्टर निकालना है हमें, बी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? बी वेक्टर में से बी पैरेलल वेक्टर को माइनस करेंगे। अरे हाँ तो बोलो। चलो बताओ बी वेक्टर कितना है हमारा? बी वेक्टर आई माइनस जे, आई माइनस जे लिख दिया। और बी पैरेलल है 25 नीचे में, ऊपर में है 4 आई माइनस प्लस 3 जे। नहीं, एलसीएम लो, बताओ क्या आंसर आया? 25 में 4 गया 21 आई और 25 3 28 जे। सही है। ऊपर में 7 कॉमन ले लो, बी परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी आपको, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में मिलेगी। ये देखिए बी परपेंडिकुलर आपको मिल गया, और वो भी वेक्टर फॉर्म में मिल गया। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हो ना कम से कम। कैसे? 7/25 बाहर आ जाएगा तो 5 आएगा अंदर में, कट के 7/5 आएगा आंसर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट निकालने का, पैरेलल भी, परपेंडिकुलर भी, स्केलर फॉर्म भी, वेक्टर फॉर्म भी। स्केलर फॉर्म भी, वेक्टर फॉर्म भी। ठीक है, एक बार और दोहराता हूं, इस चीज को ध्यान से देखिए। 4i + 3j ए वेक्टर है, बी वेक्टर का वैल्यू है i - j। ठीक है। यस सर। अब अगर आपको बी पैरेलल निकालना है तो a डॉट बी बाई ए करना पड़ेगा, ये हमने अभी डिराइव किया है। इसकी वैल्यू होगी 4 - 3 डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा अपॉन 5, यानी 1/5 निकल गया। अगर इसको डायरेक्शन देना है, अगर ऑप्शन में आई जे के ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्शन देना है तो क्या करेंगे? तो इसको डायरेक्शन देंगे। इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर बताइए? ए है। अरे बाबा ये किसके डायरेक्शन में है? ए के डायरेक्शन में है। तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके देंगे आप। ए वेक्टर की वैल्यू हो गई 4i + 3j, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, उसको इस 1/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ए बी पैरेलल निकल गया, बी परपेंडिकुलर निकालते हैं, कैसे निकलेगा? अब यहां देखिए, ट्रायंगल रूल लगाइए। बी पैरेलल वेक्टर और बी परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों का जोड़ क्या बनता है बताइए? बी वेक्टर बनता है कि नहीं बनता? बी वेक्टर। तो अगर आपको बी परपेंडिकुलर निकालना है तो सीधा सीधा बी वेक्टर में से बी पैरेलल वेक्टर को माइनस कर दीजिए। यही काम हमने यहां किया है। बी वेक्टर इतना है, बी परपेंडिकुलर वेक्टर, बी पैरेलल वेक्टर इतना है हमारा, अभी आया था। यस सर। उसको माइनस करेंगे तो बी परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और फिर अगर उसका लेंथ निकालना होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यस सर। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक, ध्यान से सुनिए, चलिए ध्यान से सुनिए। फिर से मैंने ए वेक्टर बनाया और फिर से मैंने बी वेक्टर बनाया, ध्यान से सुनिए। ठीक, दोनों के बीच का एंगल थीटा लिया, सुनते रहिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। अब इस बार मैं 2 वेक्टर खींच रहा हूं, ध्यान से देखिए। हाँ बताइए, मैं इन वेक्टर्स को क्या कह सकता हूं? व्हाट आर दे? दिस इज ए पैरेलल, component of A parallel to B, component of A vector parallel to B vector। इसका वैल्यू कितना होगा? बताओ यार, एक बता दिया उसके बाद भी ऐसे कर रहे हो। ये है ए परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इसकी लेंथ कितनी हुई? ए साइन थीटा। अब हमें ए वही काम करना जो पिछली केस में हमने किया था। क्या करना है बताओ? ए पैरेलल बताइए क्या लिख सकते हैं? खुद बोलिए आप लोग। चलिए ए पैरेलल को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन व्हाट? बी, बिल्कुल सही बात। और ए पैरेलल को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी इनटू बी, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब अगर ए परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? ए में से ए पैरेलल को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं।
ए बी की वैल्यू वही है जो पहले थी, नहीं समझे? लिख देता हूं, ए की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, 4i + 3j, अरे कहो हाँ। Yes, sir. और बी की वैल्यू हमने कही थी कितनी, i - j। I minus J. चलिए ये चारों वैल्यू जो यहाँ लिखा हुआ इनके वैल्यू में निकालिए, मतलब फाइंड ए पैरेलल वेक्टर, ए परपेंडिकुलर वेक्टर, जल्दी करिए। अनन्या बोलो, ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/√2 करेक्ट है। और बोलो। नेक्स्ट आया i - j अपॉन 2। बिल्कुल सही बात है, i - j के √2 से डिवाइड करेंगे, तो बोलने में क्या जा रहा, बोलो फिर। अब इसको माइनस करेंगे, ए वेक्टर कितना है बताओ, 4i + 3j है। और अभी तुमने ए पैरेलल वेक्टर खुद ही बताया मुझे कि सर ये i - j डिवाइडेड बाई 2 है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसको माइनस करो, आ जाएगा आंसर, बताओ क्या आएगा। प्रॉब्लम प्राइमरी क्लास में ना, एलसीएम लेने में फंसे हुए हैं सब। और ए परपेंडिकुलर का है 7/2 हाँ i + j, बहुत बढ़िया, 7/2 i + j। Okay, sir. तो √2 आएगा ना, फाइनल आंसर इज 7/√2। इसी के साथ समाचार इसके होते हैं समाप्त, ठीक है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, कहो क्या करेंगे। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बताइए, चमत्कार होता है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर देते हैं, बोलिए हाँ। Yes, sir. पहला पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. दूसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन भी होती है, इसलिए यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, बोलिए समझ में आ रहा है। Yes, sir. थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए और बी है, और एन एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, Direct. ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, सॉरी ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है, एंड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ एंड बी, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में आते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है बी साइन थीटा, क्लियर। Yes, sir. अगर एन वेक्टर को लिखने का मन कर रहा है मैथमेटिकली, तो ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अरे भैया है तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ना, तो अगर Yes, ये ए sir. क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है तो कैसे निकाला जाएगा, ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाला जाएगा। अरे बोलो हाँ। Yes, sir. गुड गुड। अब ये देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा लिखा गया, और ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड को ए कैप लिखा गया, बी वेक्टर बाई बी को मैग्नीट्यूड, ऐसे भी ऑप्शंस में होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो तरह तरह से लिखते हैं चीजों को। तो मुद्दा बस इतना है कि अगर आपको एन कैप निकालना है तो एन कैप जो होगा वो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर होता है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक। अब उसको भांति भांति प्रकार से लिखा हुआ वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सप्रेशन याद है। अब ये डायरेक्शन कैसे मिलता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। अब देखिए हाथ वाथ बना के जितना मैं फोटो में बना सकता हूं उतना तो मैंने कर दिया। राइट हैंड, दाएं हाथ, ठीक है, के पाम को खोलेंगे और पहला वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जिसका नाम आ रहा है यानी ए, उसकी तरफ अपने दाएं हाथ के पाम को ऐसे सेट करेंगे जैसे आप ए को इशारा करेंगे तू बी की तरफ जा, तेरे को इस ए को समेटना है बी की तरफ, तो पाम ऐसे ही रखेंगे ना। अब बता तेरा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये करके देखे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा ना। ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये कैसे है देखो, प्लेन ऑफ पेपर में है और भी दोनों, ये प्लेन ऑफ पेपर होगा, अजीब बात करे, ऐसे होगा ना, ए प्लेन ऑफ पेपर में बना हुआ है ना, उसको ए वेक्टर बना के दिखाओ यहाँ पे, ये ए है ये बी है, अब करो, ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस ए किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी वो ए और बी दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये ऊपर जा रहा है तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर दिया ना जी, अरे है कि नहीं है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे देखिए। So it is perpendicular to A as well as perpendicular to B as well as it is perpendicular to plane of A and B. Correct? अब आइए, आपने अभी तक जितने वेक्टर पढ़े हैं, मैं नाम ले रहा हूं, वेक्टर A की बात करें, वेक्टर B की बात करें, m टाइम्स ऑफ A की बात करें, n टाइम्स ऑफ B की बात करें, A प्लस B की बात करें, A माइनस B की बात करें, MA प्लस NB की बात करें या MA माइनस NB की बात करें, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। All these vectors lie in the plane of A and B. या करेक्ट, सही है गलत, सही है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर निर्माण हुए दो ही वेक्टर भी हमें मिले, खाली एक ए क्रॉस बी मिला और दूसरा बी क्रॉस ए मिला नीचे की तरफ, सही है, सही है। अब यार मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, मेरे को बताइएगा, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी देन देयर विल बी ओनली टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, हाँ कि ना, there can be only two vectors which are perpendicular to plane of A and B, correct? बहुत बड़े वाले गधे हो सबके सब। अब मैं लिखता हूं, अब A क्रॉस B की तरफ उसका यूनिट वेक्टर भी होगा n कैप,
अरे मैग्नीट्यूड चेंज करके तो 50 वेक्टर निकाल सकते हैं। अब एन कैप अगर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है तो हम 7 एन कैप, 8 एन कैप, 9 एन कैप, जे 10 एन कैप, माइनस एन कैप, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? 2 बोला तो वो गलत हो। 2 बिल्कुल गलत है। देयर कैन बी इनफाइनाइट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दे कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। एम आई क्लियर? बेवकूफ नहीं बनना है, बेवकूफ बनाया जाएगा, ठीक है? आधे हैं पहले से, पूरा मत बनिए। समझ में आ रही है बात? अब देखिए हमने यहां पे सारे वेक्टर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? 2। आपको राइट हैंड साइड में ग्रुप दिख रहे हैं? Yes, sir. मैं दिखाता हूं। ग्रुप 1 में कौन से वेक्टर बताइए? वो सारे वेक्टर जो ए और बी के प्लेन में है, वो सारे वेक्टर जो ए और बी के प्लेन में है, वो सारे वेक्टर जो ए और बी ए और बी के प्लेन में है। नाम लिखा हुआ है, नाम मैं बता भी चुका हूं, मैं दोबारा बताने के में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है? ग्रुप 2 में कौन से वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है? मैंने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए और ऐसे जो भी वेक्टर्स होंगे, ठीक, एम ए क्रॉस एन बी, है ना, और भी कितने सारे होंगे, है कि नहीं, एन वेक्टर, कोई भी वेक्टर, ठीक है? ग्रुप 1 से कोई भी वेक्टर ले लो और ग्रुप 2 वाले वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लो तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा बताइए? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ Any vector from group A multiplied by any vector to group B from group B multiplied one dot, डॉट correct? Any Yes, sir. vector from group A dot any vector from group B is equal to what? 0. Why? Because they're perpendicular, right? Yes, sir. इसी पे आधारित कुछ नीचे में पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अगर विचार करेंगे तो इनको तोड़ तोड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सारे 0 होंगे। अरे सही है। अब यहीं से एक मैं शॉर्टकट लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ए बी सी, अनुष्का जी दिख रहा है आपको, Yes, sir. को प्लानर हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, इन तीनों की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। बोलिए हाँ। कैसे? अगर ये सेम प्लेन में है तो ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ए क्रॉस बी का डॉट इन तीनों में से किसी के साथ ले लीजिए, आंसर क्या मिलेगा बताइए? 0। अब आइए जरा डायरेक्शन को समझते हैं। इतना समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ऐसे होता है ईस्ट वेस्ट, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं और जिधर मुंह करके बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उधर नॉर्थ है, पीठ की तरफ साउथ, आपके दाएं हाथ में ईस्ट, आपके बाएं हाथ में वेस्ट, और छत जिधर है उधर ऊपर, और डाउन हो गया नीचे। मान लिया आपने? Yes, sir. अब चलिए मैं आपको ए और बी की दिशा बताऊंगा, आप मुझे ए क्रॉस बी की दिशा बताएंगी सही सही, थंब रूल लगा के। चलिए अगर ए नॉर्थ में हो और बी ईस्ट में हो तो बताइए ए क्रॉस बी किधर होगा? अपवर्ड, डाउन है आंसर, गलत। हाँ जी बोलिए, मिला डायरेक्शन? सेकंड वाले का बताइए आप लोग। सेकंड वाले का डाउन साउथ, डाउन साउथ वेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाले का बताइए, वेस्ट और अपवर्ड्स? और वेस्ट नॉर्थ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर आगे आइए प्रॉपर्टी पे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, क्योंकि वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज Non-commutative. बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जरूर होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करते समय ध्यान रखें, जो वेक्टर पहले लिखा हो उसी को पहले लिखें। ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिखें, उल्टा ना कर दें, ऑर्डर नहीं बदलना है। ए क्रॉस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा ए बी और मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा 0। अब आप बोलेंगे सर साइन थीटा का वैल्यू तो वैसे -1 हो सकता है, तो आपने नेगेटिव क्यों नहीं बोला? किसी फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी का जब आप वैल्यू बताते हैं, मतलब क्लियर है कि आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं उसका, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लस माइनस एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिनिमम होगी 0, और वो होगी 0 डिग्री पे, यानी जब ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा 90 डिग्री पे, जब ये परपेंडिकुलर होंगे। कहो हाँ। Yes, sir. चलो आगे देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वैसे ए बी साइन थीटा होता है, और उसका ये बताया हुआ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगला बढ़ते हैं। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्यों भला? क्योंकि खुद के साथ आपका एंगल कितना बनेगा बताइए? 0 बनेगा ना। Yes, sir. इस प्रकार आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। Yes, sir. अब आइए आपको आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई करना सिखाता हूं।
देखिए अगर आप आई क्रॉस जे करेंगी तो मैग्नीट्यूड पहले सोचिए कितना आएगा, मैग्नीट्यूड होगा 1 1 sin 90, sin 90 भी 1 होता है। और डायरेक्शन किधर होगा, थंब रूल लगा के देखिए, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन करिएगा तो के की तरफ मिलेगा, डायरेक्शन आपको मिलेगा। Yes, sir. तो आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर हो गया बेटा, के। तो अगर उल्टा करते, जे क्रॉस आई करते तो माइनस के होता कि नहीं होता। Yes, sir. इसी तरह जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के माइनस जे। बहुत घिचपिच है, याद करने में बहुत दिक्कत होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आइए इसका आसान रास्ता बताते हैं। आसान रास्ता है ये साइक्लिक मेथड। ये लाल वाले एरो के अलॉन्ग आप चलते रहिए, आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। के क्रॉस आई करिएगा तो जे मिलेगा, जे क्रॉस आई क्रॉस जे करिएगा तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करिएगा तो आई मिलेगा। और अगर ऑर्डर पलटा तो नेगेटिव, यानी पर्पल वाला साइड में अगर जाइएगा तो नेगेटिव मिलेगा। बोलिए समझ में आया। Yes, sir. इसको बना लेने का फिर करने का, ठीक है। अब आइए मैं आपको सिखाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली करते कैसे हैं अगर वेक्टर रिजल्ट फॉर्म में दिए हुए। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, आंख खोल खोल के, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर समझाता हूं। देखिए एक मेथड डायरेक्ट स्प्लिटिंग का है कि सबको सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, वो मैंने करके दिखाया यहाँ पे। पहले मैंने 2i को j से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया है, 2 बाहर आ गया, i क्रॉस j आ गया। फिर मैंने 2i को माइनस कैसे किया है, तो माइनस बाहर आ गया, i क्रॉस के अंदर आ गया, ऐसे ही किया है। और इस सब की वैल्यू मैंने डाली है तो मेरा आंसर ये आ गया। एक तो ये मेथड है। अरे बोलो, i क्रॉस j की जगह k लिखोगी, i क्रॉस k की जगह माइनस j लिखोगी, ऐसे लिखोगी ना। क्या जी अनुष्का, समझ में आया क्या किया है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये मेथड से आपको नहीं करना है। छोटे वेक्टर में तो चलो कर सकते हैं, बड़े वेक्टर में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सेम आंसर देखिए मैं दोबारा निकाल रहा हूँ। अब जो मेथड हम यूज करेंगे उसको हम कहेंगे डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड, कौन सा मेथड। पहले दो बड़ी बड़ी लाइनें खींचनी है, ऊपर में लिख देना है आई जे के, ऐसे, करेक्ट। Yes, sir. पहला वेक्टर ए है तो ए का तीनों कंपोनेंट आई जे के नीचे लिखना है। याद रखिए ए का तीनों कंपोनेंट, जो पहला वेक्टर है। अब आप देखिए आपका पहला वेक्टर ये है, एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 1 है और जेड कंपोनेंट 0 है। बोलो हाँ, जो नहीं रहेगा वो 0 लिख देंगे, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद लिखेंगे सेकंड वाले वेक्टर का तीनों कंपोनेंट। सेकंड वाले वेक्टर का तीनों कंपोनेंट कितना कितना है बताइए। 0 1 and -1. 0 1 -1, जीते रहो। अब देखो सबसे पहले तीन बड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, तीन बड़ा बड़ा ब्रैकेट। पहला ये देखो, अभी अंदर में क्या लिखा उसको छोड़ दो, खाली ब्रैकेट बनाएंगे, समझ गई। तीन बड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाने का समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. पहले वाले के पीछे आई लिखने का, दूसरे वाले के पीछे जे लिखने का, तीसरे वाले के पीछे के लिखने का। Yes, sir. पहले वाले के आगे प्लस देने का, दूसरे वाले के आगे माइनस देने का, तीसरे वाले के आगे फिर से प्लस देने का। पहले ये सेटअप तैयार करने का। बोलो क्लियर है। Yes, sir. क्या बोला, तीन बड़ा ब्रैकेट, बीच में पीछे में आई जे के, आगे में प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। अब देखो पहला ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहला ब्रैकेट में जो लिखेंगे उसके लिए जिस रो और जिस कॉलम में आई है उसको बंद कर दो, हाथ से ढक दो, अंगुली से ढक दो, तो 4 नंबर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नाम सुना होगा दुनिया में पहले, तो वो कर दीजिए। क्या आएगा बताइए, -1 -0, वही लिखा है यहाँ पे। बोलिए समझ में आ रहा है। Yes, sir. अगले स्टेप में क्या कीजिएगा, फिर से ऊपर वाला परमानेंट बंद रहेगा, इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए। 2 और -1 और 0 0 हाँ, तो 2 और -1 का मतलब -2 -0। बोलो सही है। Yes, sir. तीसरा, के वाले में बंद करेंगे तो फिर से ये वाला बंद करेंगे और फिर से ये वाला बंद करेंगे, क्या बचेगा, 2 और -0। बिल्कुल 2 और -0, 2 -0 मतलब, ठीक है। Yes, आपका sir. देखिए वही आंसर आपके पास आ गया, करेक्ट है। प्लस माइनस Yes, sir. ये पहले से लगा हुआ था ना, पहले ही बता दिया, वेक्टर लगा के, ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस प्लस आगे, पीछे में आई जे के लिखना, ठीक है। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन No, sir. इसमें। देखिए होमवर्क भी मिलेगा, इन द प्रीवियस वेक्टर फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 9 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब कैसे करेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित है। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 9 हो और वो दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर। बताओ ए और बी के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर हो सकते हैं, जो उनके क्रॉस हैं। अरे बोलो ना। Yes, sir. यानी आपको ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है इसको। बोलिए हाँ या ना।
अब चाहे ए क्रॉस बी वाले से करिए चाहे बी क्रॉस ए वाले से करिए, काम सही है। मैग्नीट्यूड 9 है, डायरेक्शन ए क्रॉस बी की तरफ होगी। अरे सही है, Yes, sir. फिर से करेक्ट है। Yes, sir. अब चलो बताओ ए क्रॉस बी अभी कितना निकाला तुम लोगे? पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर पूछ रहा है, -i + 2j + 2k निकाला तुमने, बोलो हाँ। अब उसकी मैग्नीट्यूड बताओ, ये वाला ही आंसर है, बता, पिछले वाला क्वेश्चन ही पूछ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? 3 है। Yes, sir. कैसे 3 है? 1 1² + + 2² + 2², सही है। Yes, तो sir. 3 से 9 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा +-3, और साथ में क्या बे? -i + 2j + 2k। ये लीजिए, आपका ये लेक्चर भी खत्म हो गया। कहने का मतलब ये दिया हुआ है, ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है axi, खामखा का मेहनत करवा रहे हैं मेरे से, AYZ plus और बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है BXI plus byj + bzk, ZK. और हमें ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है। ये लेक्चर हम लोग अगले क्लास में करेंगे, केवल अभी के लिए बता रहा हूं। ये डिटरमिनेंट देखिए, सॉल्व करके आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद से करिए, आप छोड़ दो कोई बात, आप लोग करो, जल्दी करो, करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, और खुद से करना, आंसर देख देख के मत करना। अब सुनो, अगर ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे अभी पढ़ाया था, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 यानी ये पूरा का पूरा वेक्टर 0, अरे बोलो ना। Yes, sir. और वेक्टर 0 का मतलब उसका प्रत्येक कंपोनेंट अलग अलग 0, जो वेक्टर 0 होता है उसका हर एक कंपोनेंट 0 होता है। तो जब ये पहला कंपोनेंट 0 किया, इससे ये मिला, ये दूसरा कंपोनेंट यहां 0 किया, इससे ये मिला, ये तीसरा कंपोनेंट यहां 0 किया, इससे ये मिला, बोलो। Yes, sir. अरे ठीक है, Yes, sir. ओके। तो फाइनली आपने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके तीनों कंपोनेंट का रेशियो सेम होगा, मतलब ax/bx, ay/by और az/bz का रेशियो क्या होगा बताइए? Same. अगर ये रेशियो पॉजिटिव कांस्टेंट आता है तो वेक्टर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, क्या है? सेम डायरेक्शन। और अगर ये Same रेशियो नेगेटिव में आता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? एक वेक्टर है αi - βj + 2k, और दूसरा वेक्टर है αk 2i + j, और ये दोनों वेक्टर हैं पैरेलल। Yes, sir. अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो अल्फा बीटा कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए। अरे बेटा, α/2 की वैल्यू -β/1 यानी -β, और इसको 2/α लिखेंगे, बोलो हाँ। अब पहले ये वाला और ये वाला लो, और बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? क्या α² होता है 4, अल्फा की वैल्यू आएगी +-2। चलिए एक बार α2 पुट कीजिए, एक बार α-2 पुट कीजिए, और दोनों के लिए बीटा का वैल्यू बताइए। कौन से स्कूल में पढ़ाई हुई है समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अल्फा को 2 डालिए, एक बार -2 डालिए, बीटा +2 डालने पे बीटा कितना मिल रहा है बताइए? -1 मिल रहा होगा, और -2 डालने पे बीटा 1 मिल रहा होगा, नहीं भाई?